हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं प्यारे साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा है पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में हमने बहुत सारे रूल्स करा दिए हैं, लेकिन थोड़ी सी चीजें भी बाकी है, उसको आज हम समझ लेते हैं। तो समय नष्ट ना करते हुए जो थोड़ा बहुत पैसिव वॉइस का पार्ट रह गया है उसको फिनिश कर लेते हैं। चलिए आइए मेरे साथ जी। देखिए कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है। और कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसे आ जाते हैं जिनमें डबल ऑब्जेक्ट आ जाता है। भाई एक ऑब्जेक्ट तो होते ही होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। अगर किसी सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल में देता हूं, समझिए आप। सोचिए सेंटेंस में लिखा हुआ है ही गिव मी अ पेन। इस बोर्ड पे एक सेंटेंस में लिखा हुआ है ही गिव मी अ पेन। उसने मुझे पेन दिया, उसने मुझे पेन दिया। अब इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट है। भाई ये हमारा सब्जेक्ट है, गिव हमारी वर्ब है, और मी हमारा ऑब्जेक्ट है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। इसमें दो ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, एक है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो हमारा जो लिविंग थिंग होती है वो कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो हमारी नो लिविंग थिंग है उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सपोज कीजिए सेंटेंस है ही गिव मी अ पेन। इस सेंटेंस में जो ए पेन लास्ट में जो आ रहा है, ये पेन, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इससे पहले जो मी आ रहा है ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस की पैसिव दो तरीके से बना सकते हैं। हम इसको सब्जेक्ट मान के बना सकते हैं और उसको सब्जेक्ट के रूप में भी लेके बना सकते हैं। दोनों तरीके से समझिए। अगर सेंटेंस के अंदर कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो ऐसे सेंटेंस की पैसिव वैसे ही बनती है जैसे हम बनाते आ रहे हैं, इसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं करना। समझिए he gave me a pen। तो अब जो है पहले बनाते हैं इस वाले ऑब्जेक्ट से। आई पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म आई है। आई वॉज गिवन अ पेन। आई वॉज गिवन अ पेन बाय हिम। किसके द्वारा? ही का ऑब्जेक्ट हिम। अब ये सेंटेंस हमारा सीधा सीधा बन गया। आई ऑब्जेक्ट को लिया सब्जेक्ट के स्थान पर, फिर टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आ गई वॉज, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? अ पेन। यानी ये भी ऑब्जेक्ट है जो भी सब्जेक्ट के स्थान पे लिया, और ये भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट हो गए। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसकी पैसिव बड़े आसान से ऐसी बन जाएगी। दूसरी बात, अगर हम सबसे पहले इस वाले ऑब्जेक्ट को लेते तब हम क्या करते हैं, हमें सिंपली ऐसा बनाना पड़ता अ पेन was given। अभी जो मी आ रहा है प्यारे बच्चों, इस मी से पहले हमें टू लगाना पड़ेगा। A pen was given to me। इस तरीके से A pen was given to me और by him। इस प्रकार इस सेंटेंस की पैसिव बन जाएगी इस तरीके से। या तो आप ऐसे बना लो या फिर ऐसे बना लो। ध्यान रखना, अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं उसकी पैसिव इस तरीके से बनती है, घबराने की जरूरत नहीं है। समझ गए आप लोग? चाहो तो और एग्जांपल ले लो, जैसे द टीचर TEACHF टीचेस मी इंग्लिश। अध्यापक मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अब इस वाले सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हमारा टीचर है। टीचर अध्यापक जी क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। वर्ब, ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नॉन लिविंग डायरेक्ट और लिविंग इनडायरेक्ट। जी बना लेते हैं। पहले इसके लेंगे मी को सब्जेक्ट के रूप में। मी को लिया यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में तो आई आ गया।
प्रेजेंट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम यूज करेंगे। आई एम टॉट इंग्लिश बाय द टीचर, मुझे अध्यापक के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। ये लीजिए, और ये इसको हम ऐसे बना सकते हैं, इंग्लिश is taught to me by the teacher। अब ध्यान रखना, जब आपने मी का सब्जेक्ट आई बना के सब्जेक्ट के रूप में लिखा तब हेल्पिंग वर्ब एम आई, लेकिन अब आपने पैसिव बनाई दूसरी तरीके से। अब आपने इंग्लिश को लिया सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे, तो अब जो वर्ब आई प्यारे बच्चों वो इंग्लिश के अकॉर्डिंग आई है। कभी आप सोचो कि यहाँ पर आई के बाद एम लगाया सर ने और ये इज लगाया, तो ये क्या बात हो गई? तो समझने की बात ये है कि वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। प्रेजेंट टेंस में आई के साथ एम आता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आता है, यू वी दे के साथ आर आता है। तो उसी प्रकार मैंने इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस दो तरीके से बना के आपको दिखला दी है। अब इसमें कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। अधिकतर क्या होता है प्यारे बच्चों, एग्जाम में ऐसे सेंटेंस की पैसिव बनाने के लिए देते हैं जिसमें अक्सर डबल ऑब्जेक्ट होता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा सा, पर मुश्किल कुछ नहीं है। इस तरह का अगर सेंटेंस आए तो उनकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छे से कर लेना, समझिए। एक आप इसे नोट कर लो और एक आप इसे नोट कर लो। अब बात आती है इस वाले सेंटेंस की, ध्यान देना। इस वाले सेंटेंस के अंदर क्या है प्यारे बच्चों, इसमें एक तो फाइनाइट वर्ब है, एक दूसरे नॉन फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, जिसे हम इंडेफिनिटिव बोलते हैं और जीरेंट बोलते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है और फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, ध्यान देना प्यारे बच्चों। फाइनाइट वर्ब तो वो होती है जो टेंस के अनुसार और वर्ब के जो टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाती है। प्रेजेंट में कुछ और रूप होगा, पास्ट में कुछ और होगा, आई के साथ वर्ब कुछ और रूप आएगा और ही के साथ कुछ और आएगा। लेकिन एक वर्ब सेंटेंस में ऐसी आती है जिसके ऊपर सब्जेक्ट या वर्ब का जिसके ऊपर सब्जेक्ट या टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, जो कभी चेंज नहीं होती। लेकिन प्यारे बच्चों कभी कभी सेंटेंस में अगर इस तरह की इन्फिनिटिव वर्ब आ जाती हैं, जैसे ये आ गया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये आ गया जीरेंट के रूप में, तो ऐसे सेंटेंस की जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम इस वाली जो मेन वर्ब, हमारी जो मेन वर्ब है ये मेन वर्ब, हम इसको चेंज नहीं करते हैं। जब इन्फिनिटिव या जीरेंट वाली वर्ब की हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें मेन वर्ब चेंज नहीं होती है। जो हमारी इन्फिनिटिव या जीरेंट वाली वर्ब है हम इसी को चेंज कर देते हैं। कैसे, समझिए। आई एक्सपेक्ट टू ब्रिंग हर राउंड। अब ध्यान देना, इस सेंटेंस की पैसिव सिंपल ऐसे बनेगी, आई एक्सपेक्ट हर टू बी ब्रिंग के साथ फॉर्म ब्रॉट राउंड। और सेकंड वाले सेंटेंस की वैसे बनेगी, दिस शर्ट needs this shirt needs washing, this shirt needs to be washed। तो क्या देखा प्यारे बच्चों, आपने देखा कि सर ने सेंटेंस का वही वाला पार्ट चेंज किया है जो टू के बाद आ रहा है, यानी टू से पहले जो हमारी मेन वर्ब आ रही है हमने उसको चेंज नहीं किया। अगर किसी सेंटेंस में इन्फिनिटिव आ जाता है या फिर जीरेंट आ जाता है, कि कुछ सेंटेंस का कुछ पार्ट जो जीरेंट होता है उसी के पैसिव बनाते हैं, उससे आगे वाले सेंटेंस की जो मेन वर्ब होगी, जो आगे वाला पार्ट होगा, तो चेंज नहीं करते हैं। समझिए आप लोग। तो कभी कभी एग्जाम में इस तरह के सेंटेंस भी आ जाते हैं, इनको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है जी। एक बार फिर समझ लीजिए, अगर मेन वर्ब से पहले
यहाँ पर टू का यूज है तो ये हमारा इंफिनिटिव है। और अगर मेन वर्ब में आपने आईएनजी लगाकर उसका यूज किया है कहीं सब्जेक्ट के रूप में कहीं ऑब्जेक्ट के रूप में तो वो ये हमारा जीरंड है, इसे हम जीरंड बोलते हैं। ये दोनों ही नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप है, फॉर्म है। इन पे वर्ब का, इन पे सेंटेंस का, सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमेशा जो है अगर हम बात करते हैं सिंपल लैंग्वेज की बात करते हैं तो इन वर्ब पे सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जी। अब बात करते हैं कुछ सेंटेंस में क्या होता है प्यारे बच्चों। कुछ सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, कुछ सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव और हैड। समझिए, चलो आगे से रफ करता हूं, पहले इधर समझाता हूं आपको ठीक से। ये पॉइंट आपको समझने की जरूरत है ठीक से। और ये पैसिव यूज लगभग आपकी समाप्त है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। और कहीं भी कोई कहीं डाउट आ रहा है क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक जी। सपोज कीजिए सेंटेंस में ये टू बी वाली वर्ब आ रही है, टू बी वाली वर्ब। प्यारे बच्चों, टू बी वाली वर्ब जो होती है ये होती है इज है, आर है, एम है, वोज है, वर है। और प्यारे बच्चों टू हैव वाली वर्ब, ये भी टू हैव वाली वर्ब बच्चों ये होती है हैज है, हैव है और हैड है। ये तो कहलाती है टू बी वाली वर्ब और ये कहलाती है टू हैव वाली वर्ब। कभी कभी क्या होता है प्यारे बच्चों, इनके बाद में टू लग जाता है ऐसे। आपने कई बार देखोगे इनके बाद टू आ रहा है, टू लगा होता है। क्या कभी आपने जानने की कोशिश करी कि टू का मतलब यहां पे क्या है? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। जी, जब हेल्पिंग वर्ब इज आ रहे हैं वोज वर्ब के बाद में टू का यूज होता है तो ये किसी काम को करने की प्लानिंग कहलाती है। इसे बोलते हैं प्लानिंग। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों इसको? प्लानिंग। क्या बोलेंगे इसको? प्लानिंग। यानी किसी काम को करने की योजना बनाना। योजना, जब हम किसी काम को करने की पहले से योजना बना के रखते हैं तो वहां हम यूज करते हैं इज टू, आर टू, एम टू, गोज टू, वर टू। जैसे आज मुझे एक पत्र लिखना है, आई एम टू राइट आ लेटर। ये लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम सेंटेंस के जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें इस टू के बाद में बी लगाना पड़ेगा तभी इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। जैसे आई एम टू राइट अ लेटर, यानी आ लेटर इज टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय मी। इस प्रकार सेंटेंस की पैसिव वॉइस बन जाएगी, क्योंकि जहां कहीं भी ये टू होता है पैसिव वॉइस बनाते समय टू के बाद में बी का यूज करते हैं प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इस प्रकार सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे। ये होती है प्लानिंग। इज टू, आर टू, एम टू, वोज टू, वर टू, ये प्यारे बच्चों हमारी है प्लानिंग। जैसे आज मुझे दिल्ली जाना है, टुडे आई एम टू गो टू दिल्ली। आज मुझे कपड़े धोने हैं, टुडे आई एम टू वॉश माय क्लॉथ। ऐसे। और प्यारे बच्चों जब हैज, हैव, हैड के बाद में टू का यूज होता है तो ये बन जाती है कंपल्सन। कंपल्सन, मजबूरी, ये बन जाती है प्यारे बच्चों मजबूरी। मजबूरी कब बनती है? सपोज कीजिए किसी काम को करने का आपका मन नहीं होता है, किसी काम को करने का आपका मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी आपको उस काम को करना पड़ता है, आपकी मजबूरी बन जाती है। आजकल सर्दियों में कोई भी बच्चा सुबह जल्दी उठना नहीं चाहता है।
सुबह उठकर कोई भी बच्चा स्नान करना नहीं करना चाहता है। स्कूल जाने से पहले बच्चा स्नान करने से कतराता है और बिस्तर में पड़ा रहता है। मम्मी कहती है बेटे उठ जा, बेटे उठ जा, 7 बजने वाले, स्कूल जाना है। लेकिन बच्चों का बिस्तर से उठने को मन नहीं करता है। लेकिन जब मम्मी बार बार उसको आवाज लगाती है, डांटती है, फटकारती है, उससे बहस आर्ग्यू करती है, तो बच्चा आखिरकार आधे मन से उठ जाता है और आंखों में मिलता रहता है ऐसे। तो बच्चा बिस्तर में जो उठना नहीं चाहता है, वो सुबह के समय ठंडे पानी में स्नान करना नहीं करना चाहता है, फिर भी उसे करना पड़ता है, ये उसकी मजबूरी बन जाती है। स्कूल के अंदर बहुत सारा ढेर काम मिल जाता है बच्चों करने के लिए। एचएसटी में करना है, इंग्लिश में करना है, मैथ्स में करना है, हिंदी में करना है, नोटबुक में भी करना है, लर्न भी करना है, याद भी करना है। तो ऐसे में क्या है, बच्चे का मन नहीं होता है, बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है कि सारा वर्क देख के उसका मन नहीं करता है, फिर भी मजबूरन उसे करना पड़ता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि अगर मेरा काम कंप्लीट नहीं होगा, कल मुझे टीचर डांटेंगे, मुझे मारेंगे, मुझे पीटेंगे। तो यही जो टेरर होता है बच्चे में, यही जो टेरर होता है बच्चे के प्रति, टीचर जो टेरर बच्चे के प्रति होता है, उस वो टेरर जो है हमसे काम करवाता है, हमारी वह मजबूरी बन जाती है। तो जब हम किसी काम को करने की हमारा मन नहीं करता है, उस काम को हमें करना पड़ता है, वो हमारी मजबूरी बन जाती है। जैसे I don't like to get up early in the morning. मैं सुबह जल्दी उठना नहीं चाहता हूं, पर उठना पड़ता है। But I have to get up. लेकिन मुझे उठना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। It's my compulsion. It's my compulsion. तो प्यारे बच्चों, जब किसी काम को करने का हमारा मन नहीं होता है, फिर भी वो काम करना पड़ता है, हमारी मजबूरी बन जाती है, तो वहां पर उस कंडीशन में has to, have to का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देते हैं पैसिव वॉइस का। जी, he has to do this. जी, अब यहाँ पे हैज टू आ गया, प्लानिंग, सॉरी कंपल्सन मजबूरी बन गई है। तो दिस हैज टू बी डन बाय हिम। जी, आप समझ गए होंगे, ही हैज टू डू दिस, तो दिस हैज टू बी डन बाय हिम, यानी इस तरह के सेंटेंस के पैसिव जब बनाएंगे टू के बाद बी का यूज कर लेंगे। अभी आप कंफ्यूज मत होना, कभी आप सोचो कि सर ने ये कहा था कि जहां कहीं हैज हो, है वो, हैड हो, ऐसे सेंटेंस की पैसिव यूज बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज और हैड के बाद में बीन लगा देते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने यही कहा था, लेकिन अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर हैज और हैड के बाद में टू लगा हुआ है ऐसे, तब प्यारे बच्चों पैसिव वॉइस में बी का यूज करना है, बीन का यूज नहीं करना है। आप मिस्टेक मत कर देना, ध्यान रखना, क्योंकि ये हमारी प्लानिंग हो गई है, सॉरी ये हमारी कंपल्सन हो गई है, मजबूरी हो गई है। जैसे आई हैव टू अर्न मनी, मुझे पैसे कमाने पड़ते हैं, तो मनी हैज टू बी अर्न, EARN, अर्न बाय मी, अर्न और अर्न, EARN, अर्न, मुझे पैसे कमाने पड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के सेंटेंस की पैसिव इस प्रकार बन जाती है। और मैं समझता हूं कि अब हमारी पैसिव जो टॉपिक है ये लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें अगर किसी बच्चे को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है,
मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँ। संजय कुमार प्रजापति आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है। आपकी सहायता करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। तो प्यारे बच्चों, मन लगाकर ध्यान से तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अब आपके एग्जाम नजदीक हैं। बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने में बस कुछ दिन बाकी रह गए हैं। नवंबर खत्म होने वाला है, दिसंबर और जनवरी, दिसंबर जनवरी भी फरवरी फर हो जाती है। तो फरवरी से पहले पहले आप लोग पूरी तरह से अपनी तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें, टाइम निकाल के पढ़ें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। थोड़ा सा ध्यान रखना, सर्दी का मौसम है, आजकल बच्चों को सर्दी लग जाती है, खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, तो उन चीजों से बचना है और पढ़ाई में मन लगा के ध्यान रखना है। और एक काम करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और मेरी वीडियो पसंद आए तो इनको लाइक कर देना। बस इतना ही कहना है। थैंक यू, धन्यवाद।